गीता, इस समय इजराइल से क्या कोई औपचारिक प्रतिक्रिया आई है? बेंजामिन नेतन्याहू की बहुत महत्वपूर्ण बैठक चल रही है, क्या इजराइल पर खतरा अब हर तरफ से बढ़ रहा है? बिल्कुल, ये जो अटैक था ये एस्केलेशन की तरफ पॉइंट आउट करता है गौरव। ये बहुत ही बड़ा एस्केलेशन होगा इस पूरे रीजन में। हालांकि अभी तक आईडीएफ या इजराइल के सरकार की तरफ से कोई ऑफिशियल कॉन्फर्मेशन या बयान नहीं आया है। जो भी आया है वो हमास की तरफ से आया है या फिर ईरान की तरफ से आया है। कहीं ना कहीं इजराइल को ऑफिशियली ये बताना होगा कि ये ऑपरेशन कब कैसे हुआ, और इसमें काफी कुछ फिर बाहर निकल कर आएगा। तो इसमें डोमेस्टिक और डिप्लोमेटिक रीजनल इम्प्लीकेशन बहुत है। अगर यहाँ पर कोई और देश का इस्तेमाल किया गया, जैसे कुछ रिपोर्ट्स कह रहे हैं कतर, तो उसके इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे। यूएस को कितना पता था या नहीं, और अगर उनके बेसिस का इस्तेमाल किया गया, क्योंकि अगर ये मिसाइल अटैक था तो ये इजराइल से होते हुए ईरान तक नहीं पहुंचा होगा, ये तो पक्की बात है, क्योंकि इसमें इंटरसेप्शन का खतरा बहुत ज्यादा है। तो अगर ये जो नेबरिंग कंट्रीज है वहां से हुआ हो तो उसमें भी इम्प्लीकेशंस बहुत ज्यादा होंगे। अगर कोई और देश इन्वॉल्व है, इस पूरे क्षेत्र को वाइल अवाद साहब बहुत अच्छी तरह समझते हैं। वाइल अवाद साहब, आप किस रूप में देखते हैं कि ईरान अब यह कह रहा है कि इस्माइल हानिया तो हमारे देश में मेहमान थे, घर आए मेहमान की हत्या हो जाती है, हमको बदला लेंगे, यह हमारा कर्तव्य है। ईरान सीधे कुछ करेगा या हिजबुल्लाह, हूथी और हमास के जरिए कार्रवाई होगी? क्या तनाव इस पूरे क्षेत्र में बहुत ज्यादा बढ़ेगा आने वाले दिनों और हफ्तों में? बहुत शुक्रिया गौरव। एक्चुअली इसकी टाइमिंग है, और जिसकी लीडर जो मार दिया था और ईरान के अंदर भी करा दिया था, ये तीनों चीज है। तो ये तो भी समझाना पड़ेगा, ईरान हर हालत में जवाब देना पड़ेगा इजराइल के लिए। जैसे उन्होंने जब तक उनकी कॉन्सुलेट सीरिया में अटैक किया था, उन्होंने रिटेलिएट भी करा दिया था, और इसी अलावा भी है, इसलिए रिटेलिएशन होना चाहिए। किसी की डायरेक्ट रिटेलिएशन भी हो सकता है, या थ्रू हिजबुल्लाह और थ्रू द रेजिस्टेंस फोर्सेस इन इराक और अंसारुल्लाह द हूथीज इन यमन। ये तो सबसे चलता रहेगा, क्योंकि अभी तक देख लो, जब तक नेतन्याहू वहां पर प्रधानमंत्री, इजराइल का प्रधानमंत्री आ गया था, यूएस में आ गया था, वहां पर उन्होंने कुछ प्लान बनाया था, जिसकी मतलब ये ट्रंप वापस आना चाहिए। वो वापस आना चाहिए मतलब वाइडनिंग ऑफ द वॉर इन द रीजन, क्या ना मकसद है। उन्होंने काफी ट्राई किया था पहले, फेल हो गया। अभी तक ये दोबारा फिर अमेरिकन ड्रैगिंग द अमेरिकन इनटू अ वॉर इन द रीजन। ये तो सबसे बड़ी लोग, सारी दुनिया के लोग, हमारे वेस्ट एशिया लोग जान पहचान है। ये प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू शांति नहीं मांग रहे, रिलीजिंग ऑफ द प्रिजनर्स जो टॉक चल रहा था वो भी बंद करना चाहिए। तो इसलिए उन्होंने दोनों तरफ अटैक किया था। उन्होंने दोनों तरफ भी अटैक किया था विद द अप्रूवल एंड द ब्लेसिंग ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। ये आप बड़ी बात कह रहे हैं कि अमेरिका की जानकारी के बगैर इस तरह का हमला, और वो भी दो तरफा हमला, एक हमले में जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह का जो मेन मिलिट्री कमांडर है, सेकंड इन कमांड हसन नसरल्लाह का फवाद शुक्र, वो मारा गया। ऐसी परिस्थिति में अशरफ, आप तो रह चुके हैं हिजबुल्लाह के कमांडर्स के ऑपरेशंस को, आप देख चुके हैं लेबनान में, क्या बड़ा रिटेलिएशन अब हिजबुल्लाह की तरफ से होगा, खासतौर पर उत्तरी ईरान इजराइल के इलाके में, यह तय है? बिल्कुल गौरव, तय है, क्योंकि सबसे पहले जो है, जिस अंदाज से सुप्रीम लीडर जो ईरान के हैं, उन्होंने साफ कहा है कि इसका बदला लिया जाएगा, क्योंकि ईरान की धरती पर जो है इस्माइल हानिया का कत्ल हुआ है। तो जाहिर है कि उसको ईरान की सरकार या ईरान की फौज, इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड, नजरअंदाज नहीं कर सकती। श्रीशांत सरीन, क्या आपका भी यही असेसमेंट है कि ये जो पूरा रीजन है मध्य पूर्व का, इन दो अटैक्स के बाद, एक जिसमें इस्माइल हानिया मारा गया और दूसरा जिसमें हिजबुल्लाह कमांडर मारा गया है फवाद शुक्र, अब ये पूरा क्षेत्र क्या आग की चपेट में आ जाएगा? बारूद के ढेर पर बैठ गया है ये क्षेत्र? यार गौरव, ये क्षेत्र बारूद के ढेर पे तो कई दशकों से बैठा हुआ है, और खासतौर पर अक्टूबर 7 में जो आतंकी हमला हुआ था इजराइल के ऊपर, और उसके बाद इजराइल की जो प्रतिक्रिया रही है, उसके बाद तो बारूद के ढेर पे बैठा ही हुआ है। और अगर आप देखें तो एक लिहाज से इजराइल तो मल्टीपल फ्रंट्स पे ऑलरेडी लड़ाई लड़ रहा है। एक तो गाजा में है, लेबनान के साथ एक लिहाज एक जंगी स्थिति है, सीरिया के साथ वही हालत है, नीचे से यमन से उनके ऊपर
यलगार हो रही है, अटैक्स हो रहे हैं। ईरान ने भी एक बारी 300 मिसाइल, ड्रोन और तमाम चीजें इनकी तरफ फायर की हैं। तो मल्टीपल फ्रंट्स तो ऑलरेडी खुले हुए हैं। अब इशू ये है कि उससे ज्यादा और क्या होगा। क्या जमीनी स्तर पर लड़ाई और फैलेगी? हो सकता है, उसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते उस खतरे को। लेकिन मेरे ख्याल इजराइल ने कुछ कैलकुलेशन जरूर की होगी कि ये बात कहां तक जाएगी। अब ठीक। मेरे ख्याल एक संदेश ईरान को भी दिया गया है ना, कि पिछली बारी जब ईरान ने इजराइल के ऊपर मिसाइलें डाली थी तो इजराइल ने एक सिंबॉलिक सा स्ट्राइक किया था ईरान के ऊपर। लेकिन ये जो कल हमला हुआ है या आज सुबह जो हमला हुआ है, हमास के दहशतगर्द को मारा गया है, तो उसका एक संदेश ईरान की जो लीडरशिप है उसको भी है ना, कि अगर हम इसको उड़ा सकते हैं तो फिर तो आप में से कोई भी हमसे बचा हुआ नहीं है। तो अगर आप हमारे ऊपर अटैक करेंगे तो फिर चाहे वो आईआरजीसी हो, चाहे वो सुप्रीम लीडर हो, चाहे वो कैबिनेट हो, तमाम लोग आपके निशाने पे हो सकते हैं फिर तो। लेकिन इशू ये है कि क्या अमेरिका की क्या भूमिका रही। अमेरिका, मैं तो नहीं मानता कि बिना अमेरिका की कोई ना कोई सांठ गांठ के इस जी। तरीके का हमला हो सकता था। दूसरी चीज ये कि ये हमला हुआ कैसे है, मेरे ख्याल ये हमारे को कभी भी पूरी तरीके से पता नहीं लगेगा, या एटलीस्ट औपचारिक तौर पर आज तक नहीं हमारे को पता लगा कि पहले के कैसे हमले हुए। हाँ, कुछ लीक्स होंगी, कुछ बातचीत होगी, लेकिन पुख्ता जो एक सबूत होता है, एक ऑफिशियल लेवल का बयान, मुझे तो नहीं लगता कि आएगा, क्योंकि पहले भी नहीं आया। तो वो एक प्लॉजिबल डिनायबिलिटी रखी ये जाएगी। कितना बड़ा सेटबैक जनरल दुआ ये हमास के लिए है, जिस तरह से ये मारे गए हैं जनरल दुआ, जिस तरह से मारा गया है इस समय इस्माइल हानिये को, क्या हमास के लिए ये डेथ ब्लो है? क्योंकि अली अरूरी उनका डेप्यूटी पहले मारा जा चुका था। अब एक तरह से देखा जाए तो केवल याह्या सिनवार बचा है गाजा पट्टी में। क्या उस पर निशाना अब बढ़ सकता है इजराइल का, जनरल दुआ? याह्या सिनवार पे तो हमेशा निशाना साधा हुआ था इजराइल ने। लेकिन आपके सवाल का जवाब देते हुए, कि क्योंकि उनके लीडर को मार दिया है, हमास के लीडर को इजराइल ने एक डायरेक्ट हमले में मार दिया है, तो क्या इससे हमास पे असर पड़ेगा? मेरी समझ से इजराइल की ये रणनीति और ये एक ऑपरेटिंग तरीका हमेशा रहा है कि वो टारगेटेड किलिंग कर पाता है, वो ऐसी काबिलियत रखता है और हमेशा अपने टारगेट्स को वो नष्ट कर देता है। ऐसी स्थिति में जब पिछले 300 दिन से तकरीबन 1 साल होने वाला है जब से ये युद्ध चल रहा है गाजा में, तो कितना फर्क पड़ेगा? मेरी समझ से ये है कि ये हमेशा हमास को भी ये मालूम है, उनके लीडरान जो हैं हमेशा वो टारगेट होंगे, और क्योंकि वो टारगेट होंगे, इनका भी एक सक्सेशन प्लान होगा। एक सेटबैक जरूर होगा क्योंकि उनके टॉप लीडर को मारा है, लेकिन मैं नहीं समझता कि 1 या 2 लीडर को मारने से ये लड़ाई बिल्कुल खत्म हो जाएगी। ठीक। राजेश, आप लगातार अपने मित्रों के संपर्क में हैं और अपने सूत्रों के संपर्क में हैं, इजराइल में भी और इस पूरे क्षेत्र में भी। क्या अब कई तरफ से इजराइल पर हमले की आशंका है? जिस तरह से सुशांत सरीन बता रहे हैं, हो भी रहे हैं, लेकिन ये वॉर क्या अब एस्केलेट करेगी? देखिए गौरव, अब पूरे चांसेस हैं कि जो ये वॉर है, जो अब तक सिर्फ प्रॉक्सी तक लिमिटेड थी, हुतीज, हिजबुल्लाह, हमास, नाउ द चांसेस आर कि ये वॉर जो है इस वक्त इंटरनेशनल हो सकती है। और आज सुबह 2 इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स आए हैं गौरव। पहला, जो लॉयड ऑस्टिन है अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने कंफर्म किया है कि इन केस इजराइल इज अटैक्ड, अगर इजराइल के ऊपर हमला होता है तो अमेरिका इजराइल के साथ खड़ा होगा। और इसी के मद्देनजर जो अमेरिकन बेड़ा है भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में, वो लगातार लेबनान के कोस्ट के आसपास घूम रहा है इस वक्त। इसके अलावा अमेरिका ने स्ट्राइक्स किए हैं साउथ ऑफ बगदाद में, अगेन ऑन इरानियन मिलिशिया विच इज बेस्ड इन इराक। तो ये 2 बड़ी चीजें हैं जो इशारा करती है कि अमेरिका इस पूरे प्लानिंग में, इसके एग्जीक्यूशन में शामिल था। ये हमला कहां से हुआ है, कैसे हुआ है, इसकी 2 बड़ी इस वक्त जो आ रही हैं, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, 2 आ रही हैं। पहली रिपोर्ट बोल रही है कि शायद जो मिसाइल जिसने स्ट्राइक किया है, इट वाज अ स्मॉल मिसाइल, और ये मिसाइल सबमरीन लॉन्च थी। दूसरा बड़ा जो एक रिपोर्ट आ रही है, वो ये कह रही है, ज्यादातर फॉरेन सोर्सेज ये कह रहे हैं, ये जो मिसाइल लॉन्च की गई थी, ये एक एयरक्राफ्ट के द्वारा लॉन्च की गई थी जो कि इराकी एयर स्पेस में था।
कुछ भी कह पाना अभी अपने आप में बहुत मुश्किल है कि क्या सच्चाई है, जो आने वाले समय में साफ हो जाएगा। लेकिन यह साफ है कि इस पूरे क्षेत्र में तनाव लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि ईरान ने सीधे तौर पर इजरायल को धमकी दे दी है। इजरायल ने भी इसका जवाब दिया है। क्या है वो जवाब, और क्या बारूद के ढेर पर यह पूरा क्षेत्र है? क्या दुनिया दो खेमों में बट रही है?